नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। जो रिवीजन मॉड्यूल हमने शुरू किया था, उसमें हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स एंड योगा, फिर बिहेवियर, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर एथिक्स, ठीक है? एक-एक करके देखो तो 20, 20, 40 और ये 65 और ये 65, तो ये 130 और 170 मार्क्स का सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं और अगर इफ वी टेक इट इन आवर्स तो ये 1.5 आवर्स के लेक्चर हैं और ये 2 घंटे के, ये लगभग 4 घंटे के और ये 5 घंटे के। तो आप देख लो द 12-13 घंटे में आपने 170 मार्क्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग वो जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप वो एक-एक करके प्लेलिस्ट देखें और आई एम वेरी सर्टेन कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो आज हम ये जो सीरीज़ है, इसमें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग शुरू करने जा रहे हैं। है ना? तो आपको पहले तो पता होगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 1 का पार्ट है और पेपर 1 जो कि सबसे खतरनाक पेपर्स में से एक है। सबसे खतरनाक में से एक क्या सबसे खतरनाक ही है। जैसा कि आपको पता है उसमें हिस्ट्री है और इकोनॉमी है ना? इकोनॉमी के अलावा उसमें अकाउंट्स है, सोशियोलॉजी है और मैनेजमेंट है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अब देखो अकाउंटिंग हम लोग आज करेंगे, मैं अभी टाइम तो नहीं बता सकता पर 1 घंटे के लगभग का लेक्चर होगा, ठीक है? सोशियोलॉजी भी जब हम कवर करेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर्स नहीं होंगे और इतने ही आप मैनेजमेंट के मान लो। और अगर मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड कराऊँ तो अराउंड 100 पेजेज़ में तीनों के नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं और 100 पेजेज़ गिव्स यू 60 मार्क्स। व्हेयरएज़ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में अगर अपन बात करें राजस्थान, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? तो आप देख लो 3 और 3 6 और एक टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं और इंडियन में तो आर्ट एंड कल्चर भी है, अलग से पार्ट। तो ये 7-8 सब्जेक्ट हैं। आप अगर कोई आपको 1000 पन्ने के भी नोट्स दे दे ना इसमें, तो भी वो 1000 पेजेज़ भी आपको कम लगने लग जाएँगे, है ना? क्योंकि इसका कोई सिलेबस का कोई अंत नहीं है, बेसिक हिस्ट्री पढ़ कर के जानी है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, उनसे आपको एसेंस पकड़ना है बस और आपको आंसर लिखना है। कोई क्वेश्चन छोड़ कर के नहीं आना है, पर इतनी हिस्ट्री पढ़ कर के नहीं जानी है। आप 500 पेजेज़ पर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी 4000 पेजेज़ होते हैं, ठीक है? 4000 पेजेज़ हिस्ट्री के पढ़ोगे तो नंबर आएँगे 75, ठीक है? या 65 ही और 100 पेजेज़ ये पढ़ोगे तो नंबर आएँगे 60, है ना? तो आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द एसेंस कि क्या है इस बात का सार। तो वैसे भी आप लोग तो मेंस के लिए 20 दिन, 10 दिन बचे हुए हैं, तो ये सारी बातें आप जानते ही होंगे। फिर भी जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ये बात की। तो आज हम देखो शुरू करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब देखो 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है ना, मैं आपको बताऊँ तो 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना? 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक तो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है ना, जानना चाहता है एग्ज़ामिनर आपसे कि आप क्या अकाउंटिंग जानते हो, ऑडिटिंग जानते हो, है ना? वो आपसे इनके कांसेप्ट जानना चाहता है, वो आपसे कैलकुलेशंस जानना चाहता है, क्या आप कैलकुलेशंस कर भी सकते हो? चाहे आप 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की कॉमर्स में हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो या आप जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉमर्स से आप फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ ये सब एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो आपको ज़रूरत है ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, इनकी अप्रोच अलग होगी और दूसरे तरीके के एग्ज़ाम होते हैं और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया का एकमात्र एग्ज़ाम होता है, वो है आरएएस मेंस। 20 नंबर की ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग है और अगर किसी सीए वाले बच्चे से उठा करके देखे ना, वो बोलेगा कि पूरे 5 साल में अगर किसी ने परेशान किया है ना, तो वो अकाउंटिंग ने किया है ना, वो ऑडिटिंग ने किया है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इट इज़ नॉट दैट कि मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना सिखाऊँगा। बैलेंस शीट बनाना हम लोग नहीं सीखेंगे, ना हमारे पेपर में आएगी। किसी को अलग से सीखनी हो तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी लेकर के वो सीख सकता है, बट आई डू नॉट एडवाइज़ यू टू डू दैट, है ना? यहाँ पर हम लोग जितना कवर करेंगे, आप वो कवर करके जाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको ये गारंटी एथिक्स में भी नहीं दी, पर मैं इसमें कह रहा हूँ आपके 15 से ज़्यादा नंबर आएँगे, है ना? आउट ऑफ 20। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखो बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम हम अकाउंटिंग का देखेंगे क्या होता है। फिर टेक्निक्स देखेंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फिर रिस्पांसिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग है, हर साल इससे क्वेश्चन आ ही रहा है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग देखेंगे, सोशल ऑडिट देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट देखेंगे, एफिशिएंसी ऑडिट, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में देखेंगे, ये कौन सी अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑडिट कराती है, क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ देखेंगे हम लोग, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। वैसे अगर आपको पता हो तो ये जो 20 मार्क्स वाले जितने सब्जेक्ट हैं, उसमें 5 क्वेश्चन तो आएँगे 2 नंबर के, है ना? और 2 क्वेश्चन आएँगे 5 नंबर के। ये जो लास्ट वाला टॉपिक है परफॉर्मेंस बजटिंग या ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है? और 3-4 स्लाइड का टॉपिक है। तो बहुत ही सरल और सबसे ईज़ी जो 20 नंबर हैं पूरे आरएएस मेंस के सिलेबस में, वो यही है, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब यही है कि आपको एसेट्स
कि इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको कहते हैं, है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, है ना, इसको बैलेंस करना है। मतलब आपको एक अब बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख रहे हैं, पर एक साइड में कोई ट्रांजैक्शन नोट होगी, दूसरी साइड में कोई ट्रांजैक्शन नोट होगी, ये +100 है, ये -100 है, ये इक्वेशन होती है बैलेंस। ठीक है? तो ये सीधी-सीधी डेफिनिशन है। अब डेफिनिशन में देखो हम लोग जो हमको लिख कर के आनी है, ये तो देखो बात हो गई समझने की। अब जो हमको लिख कर के आना है वो क्या है? डेफिनिशन देखो, अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, है ना? जैसे हमने बात की, हम लोग देख रहे हैं इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, तो इस अकाउंट को भी इफेक्ट कर रहा है, इस अकाउंट को भी इफेक्ट कर रहा है ना? इंश्योर्स दैट अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड, है ना? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो ये बैलेंस रहे, तो वो सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। फिर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो डीप जो नॉलेज वाले क्वेश्चन है उसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि अकाउंटिंग अब है ना, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती है बिज़नेस में, ये सब कुछ याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, है ना? ह्यूमन माइंड की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि 1 साल बाद कुछ कोई घटना घटी, आज हमने ₹100 का कुछ खरीदा है और 1 साल बाद हमको देखना है, तो हम सीधे अकाउंट्स में जाएँगे और देखेंगे कि इतनी तारीख को अपन ने कुछ खरीदा था, ₹100 का था और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो अकाउंटिंग की अगर डेफिनिशन की बात करें तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस देखो, दे कीप्स ऑन गोइंग, है ना? बिज़नेस एक ऐसी मतलब एंटिटी है जो जब ओपन होती है तो वो ऐसी इस कांसेप्ट से ओपन होती है कि वो कभी बंद नहीं होगी। ठीक है? तो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कीप्स ऑन गोइंग कंटीन्यूअसली इन एवरी बिज़नेस, है ना? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरी ट्रांजैक्शन, देयरफॉर दीज़ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग, है ना? जो ये रिकॉर्डेड इन राइटिंग है, तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग दीज़ ट्रांजैक्शंस इज़ नोन एज़ अकाउंटिंग। 2 नंबर में डेफिनिशन पूछेगा, ये कि ये लिख के आनी है, 2 नंबर आएँगे। मतलब 2 नंबर तो देखो ये आपको साफ बात बताऊँ, तो आपके 1.5 नंबर आएँगे कि 2 नंबर आएँगे, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है ना? आप दुनिया में सबसे अच्छी डेफिनिशन, मैं पिछले किसी टॉपर की कॉपी देख रहा था, तो उसमें किसी ने परफॉर्मेंस ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के ऊपर एक आंसर लिखा हुआ था एंड इट वाज़ द फाइनेस्ट आंसर आई हैव रेड। मतलब उसने जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी, वो सब कुछ लिखी हुई थी 2 नंबर के आंसर में और उसको 1 नंबर दिया हुआ था। तो ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है, पर हाँ, हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। फिर अकाउंटिंग इज़ कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं, है ना? आरसीएसपी इसको बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग, है ना? ये एक्रोनिम मैंने ऐसे ही याद करने के लिए बनाया हुआ है, आरसीएसपी, ठीक है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। अब अकाउंटिंग की डेफिनिशन भी आए, तो भी आपको ये नीचे वाली चीज़ लिख कर के आनी है। फिर कुछ बुक्स होती हैं जो अलग-अलग स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं। अब ये बुक्स कौन-कौन सी हैं? एक तो बुक होती है जर्नल। जर्नल क्या होता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना? जो पहली एंट्री अगर कहीं पर हम लोग करेंगे तो वो जर्नल आएगा। फिर कुछ सहायक पुस्तकें होती हैं, कुछ हेल्पिंग बुक्स होती है, जैसे कैश बुक, सेल बुक, ये सारी हेल्पिंग बुक्स होती हैं, है ना? जर्नल के बाद में अगर कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज़ करनी है, तो वो हम लोग यहाँ करेंगे। फिर ये लेजर आएगा, ये क्लासिफिकेशन के काम आती है कि कौन-सी चीज़ किस काम के लिए यूज़ की गई है, उसको क्लासिफाई करके एक जगह पर लिखा जाए और इसको बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री भी कहा जाता है। फिर 4th नंबर पे देखो तो ट्रायल बैलेंस होता है। तो ये वेरियस स्टेजेस हैं किसकी? अकाउंटिंग की। जो बुक्स यूज्ड हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग में। फिर कैलकुलेशन देखो, ऑब्जेक्टिव क्या होगा अकाउंटिंग का? तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब इतने महीनों से जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हमको एंड में पता चल सके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है कि नहीं है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन में से बात तो एक ही है, पर 2 पॉइंट बनाने के लिए 2 पॉइंट लिख दिया मैंने। फिर नो नीड टू मेमोराइज़ एवरी ट्रांजैक्शन। आप जब लिख रहे हो तो आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यूज्ड एज़ एविडेंस इन फ्यूचर। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है कि अपन को किसी एविडेंस की ज़रूरत है, तो हम सीधे-सीधे अपनी अकाउंटिंग बुक्स उठाएँगे और उनमें से सीधे-सीधे चीज़ें नोट कर लेंगे। फिर बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन फ्यूचर, है ना? नोटिंग का जो मेथड है वो बेटर मैनेजमेंट का मेथड है, तो बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जाती है। फिर जो हमने डबल एंट्री सिस्टम देखा, तो क्या कोई सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है क्या? सीधी-सीधी अगर एक ही लाइन में सारी चीज़ें नोट कर दो, तो वो सिंगल एंट्री हो गया और डबल एंट्री देख लो, दोनों दोनों साइड ऑफ द बुक्स, द क्रेडिटर साइड एंड द डेटर साइड, दोनों साइड में एंट्री कर लो, तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करो, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, बिज़नेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट, देयरफॉर ऑल बिज़नेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस ओनली इन अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है? जैसे गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग होती है, उसमें ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है। इसमें एक ही तरफ अकाउंटिंग सारी, चाहे जैसे आप एक लाइन में लिख लोगे, ये आपने सेल लिख दिया, ठीक है? फिर ये परचेज़ लिख दिया, है ना? इसमें कोई बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है ना? जो हमने शुरुआत वाली स्लाइड में देखा कि आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, वो आपको डबल एंट्री में करनी है, सिंगल एंट्री में नहीं करनी है। फिर डबल एंट्री सिस्टम की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, है ना? 2 अकाउंट्स को अपन ने बात करी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों तरफ नोट होगा और इक्वेशन को बैलेंस होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिज़नेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, देयरफॉर एवरी ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस इन अकाउंटिंग बुक, है ना? जैसे सैलरी पेड है और कैश अकाउंट है, तो सैलरी पेड होगा तो वो कैश अकाउंट में आ जाएगा, सैलरी अकाउंट में आ जाएगा। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। अब
3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग में देखो 3 जो अलग-अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, वो अकाउंट्स कौन-कौन से हैं? एक तो पर्सनल अकाउंट है। सीधे अगर आपसे 2 नंबर में पूछे व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो आपको ये 3 नाम लिख के आने हैं और ये एक-एक लाइन लिख के आनी है। ठीक है? तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन-कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट होगा, एक रियल अकाउंट होगा और एक नॉमिनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट तो आप सीधा मान लो किसी जो जैसे संज्ञा वाली डेफिनिशन होती है ना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, स्थान, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाएँगी। तो जैसे किसी इंसान का नाम है, तो उसका जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। किसी कंपनी का, और ये सारे अकाउंट हैं, ऑर्गनाइज़ेशन का अकाउंट है, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, तो ये सारे किस में आ जाएँगे? पर्सनल अकाउंट में आ जाएँगे। तो दिस कैटेगरी कवर्स अकाउंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स और इंस्टीट्यूशन। जैसे राम का अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये सारी चीज़ें पर्सनल अकाउंट में आ जाएँगी। फिर रियल अकाउंट की बात करें, तो ये कवर करेगा किसको? गुड्स और एसेट्स को। जो रियल में टेंजिबल आपके पास गुड्स हैं, चाहे आपका जो आपकी कोई ऑर्गनाइज़ेशन है उसमें फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट बन जाएगा और वो किस कैटेगरी में आएगा? वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। फिर जो बिल्डिंग है आपकी, तो बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस होगी तो वो उस अकाउंट में लिखी जाएँगी और वो किस कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। फिर नॉमिनल अकाउंट की बात करूँ तो इट कवर्स अकाउंट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द अबव टू। जो पर्सनल में नहीं आया, जो रियल में नहीं आया, वो इसमें आ जाएगा। जैसे कि जो अकाउंट्स रिलेटेड होंगे इनकम से, एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट और लॉस से, है ना? जैसे वेजेस अकाउंट हो गया, आपने किसी को सैलरी दी, सैलरी अकाउंट हो गया। आपने रेंट पे किया, रेंट अकाउंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फिर देखिए कुछ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। आधे से ज़्यादा बच्चों का तो इसमें ही दिमाग खराब है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उठा के देखो कि क्या कभी आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन आया है क्या? तो फिर अगर नहीं आया है ना, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट इंटो दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? आप समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। ये पर्टिकुलर टेबल है, समझोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे-सीधे रट लेनी है। ये 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर जो होगा उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर रियल अकाउंट होगा तो जो आता है ना, व्हाट कम्स इन इज़ रिटन इन द डेबिट साइड एंड व्हाट गोज़ आउट इज़ रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। फिर नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें जो एक्सपेंस या लॉस होगा उसको तो डेबिट साइड पे नोट किया जाएगा और जो क्रेडिट होगा वो इनकम, मतलब जो इनकम या प्रॉफिट होगी वो क्रेडिट साइड पे नोट की जाएगी। ठीक है? जो ये नोटिंग है, ये सीधे-सीधे यही टेबल जो हमने बात की थी कि ये डेबिट या ये क्रेडिट साइड है, तो ये पर्सनल अकाउंट में है और रियल अकाउंट में है या नॉमिनल अकाउंट में है, उसके अकॉर्डिंग रिसीवर या गिवर है, तो पर्सनल अकाउंट में आप देख लो, जो रिसीवर होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, जो जो गिवर होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। बेसिक है, थोड़ा-सा 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो ये याद तो हो जाएगी, पर अगर समझने जाओगे तो थोड़ा-सा टेढ़ा काम है ना? अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स तक के लिए थोड़ा-सा इसको समझाना टेढ़ा काम हो जाता है। एनीवेज़, फिर आगे चलते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जो फुलफिल होनी चाहिए किसी ट्रांज़ैक्शन को अकाउंटिंग में ऐड करने के लिए, और उसमें से ये 2 बेसिक कंडीशन है कि ये जो ट्रांज़ैक्शन कैरी आउट हो रहा है, दैट मस्ट बी रिलेटेड टू बिज़नेस, है ना? चाहे आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, आप घर के लिए सब्ज़ी खरीद के ला रहे हो, तो वो अकाउंटिंग में नोट नहीं करेंगे। जो भी बिज़नेस से रिलेटेड काम होगा, चाहे बिज़नेस की कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम हो या कुछ भी काम हो, तो बिज़नेस से रिलेटेड होगा, तो हम उसको ऐड करेंगे अकाउंटिंग में। दूसरी बात है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं कि किसी की कोई भावनाएँ हैं, उसको नोट करने लग जाओ आप अकाउंटिंग में, है ना? तो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं दैट अकाउंटिंग में ऐड करने के लिए कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड फॉर अ ट्रांज़ैक्शन टू बी एडेड इन अकाउंटिंग इज़ इट मस्ट बी रिलेटेड टू द बिज़नेस एंड मस्ट हैव मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है? फिर देखो जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है, ये क्यों किया जाता है और इसके क्या मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग एक-एक करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। दे आर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना? जो अपन को शो करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनी का या ऑर्गनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटस है एट अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ये कौन शो करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज़ शो करती है। फिर ये इंक्लूड करते हैं की डाटा ऑन व्हाट योर कंपनी ओन्स एंड व्हाट इट ओज, है ना? एंड हाउ मच मनी इट हैज़ मेड एंड स्पेंट, है ना? यही हमने बात की, प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपके पास में कोई एसेट्स हों, चाहे आपकी कोई लायबिलिटीज़ हों, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको बताते हैं। तो दीज़ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का जो फाइनल स्टेप है, उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और इसीलिए इसको क्या बोलता है? जीस्ट ऑफ अकाउंटिंग भी इसको बोला जाता है। जितनी भी आपने सारी बुक्स में अकाउंटिंग जितनी भी की थी, उसका जो जीस्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर इट इज़ आल्सो नोन एज़ फाइनल अकाउंट बिकॉज़ अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दीज़ स्टेटमेंट्स, है ना? फाइनल अकाउंट भी इसीलिए इसको बोलते हैं। और इसमें देखो एवरी बिज़नेस वांट्स टू नो रिजल्ट्स ऑफ बिज़नेस, है ना? चाहे प्रॉफिट हुआ हो, लॉस हुआ हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताती है, इसलिए देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है आपको, आप अगर कोई ऑर्गनाइजेशन या कोई कंपनी चला रहे हो, तो बेसिक बात है सर, आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता रहेगी, उसी के बाद आप आगे के जो डिसीजंस होंगे वो ले पाओगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको वो चीज़ बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। फिर देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो बैलेंस शीट है,
फिर इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब ये क्या होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, पर है ना, एक-एक करके इनको देखेंगे, इनकी कुछ डेफिनेशन होगी तो वो डेफिनेशन देखेंगे। आगे कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें भी आ सकती है जिससे झटका लग सकता है, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए तो इट्स नॉर्मल, उनको पता ही है क्या आने वाला है। तो बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन ऑफ बिज़नेस, है ना? फाइनेंशियल पोज़ीशन का स्टेटमेंट है, कंपनी क्या ओन करती है और क्या ओwe करती है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ये हमको बैलेंस शीट बताती है। तो इन दिस स्टेटमेंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन वन साइड एंड लायबिलिटीज़ ऑन द अदर, जो हमने पहले बात की थी, चाहे डेबिट क्रेडिट कर दो, चाहे एसेट लायबिलिटी कर दो, बैलेंस शीट में ये एसेट और लायबिलिटी नोट करते हैं और दोनों साइड को क्या है, हमको अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस रखना है। फिर इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 10 तारीख है तो 10 तारीख की बैलेंस शीट बना लेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म है, कोई महीने की है तो ऐसी बना ली जाएगी। फिर देखो व्हाई इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन, है ना? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट और लायबिलिटी के बारे में एक्सक्यूज मी, बट फेल्स टू प्रोवाइड इन्फो अबाउट प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। किसी और के कंपैरिजन में आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई आइडिया नहीं देती है ना? तो इसलिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले में तो कुछ नहीं दे रही आइडिया, तो इसलिए एनालिसिस करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो वो एनालिसिस कैसे-कैसे होगा वो देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। ठीक है, तो फिर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी या नेचर, उसके फंक्शन क्या है या उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पर 4 तरीके से हमने डिवाइड किया है। एक तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इंटरनल और एक्सटर्नल हो जाएगा, और बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है, ये देखो कि इंटरनल एनालिसिस वो होगा जो इन्फॉर्मेशन आपके कंपनी के इंटरनल पीपल हैं उनके पास होगा। तो इंटरनल एनालिसिस क्या है, व्हेन इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस इज अवेलेबल ओनली टू इंटरनल पीपल ऑफ द कंपनी, जो मैनेजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जो एम्प्लॉयर है या फिर जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो ये इंटरनल एनालिसिस कर लेंगे। देन सच एनालिसिस इज कॉल्ड इंटरनल एनालिसिस। फिर एक्सटर्नल में देखो जो एनालिसिस करेगा आउटसाइडर ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बैंक्स हो गए। अब आप बैंक के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो और बैंक के पास लोन लेने जा रहे हो, तो वो जो पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे उस बेसिस पर वो क्या है, एनालिसिस करेगा और फिर आपको लोन देगा। टैक्स डिपार्टमेंट है आपका, कितना लोन बन रहा है, कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखेगा। फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, तो इसमें एनालिसिस ऑफ डाटा ऑफ 1 ईयर ऑफ अ कंपनी वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा, और अगर मोर देन 1 ईयर या मोर देन 1 कंपनी का डाटा एनालाइज किया जा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत ज्यादा कुछ समझने जैसे इसमें मुझे तो नहीं लगता है। फिर देखें टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बात कर रहा था, कुछ खतरनाक चीजें आने वाली है, वो ये टेक्निक्स ही हैं, पर फिर भी मैं आपको वो टेक्निक्स में भी अगर है ना, मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल करके आपको बताता तो आपको पता चल जाता कि आप जिस चीज से घबरा रहे हो ना वो कभी पूछी नहीं गई है, और जो पूछा गया है वो आप पढ़ करके नहीं जाओगे, और जिन चीज़ों के लिए घबराते जाओगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में परफॉर्मेंस बजटिंग है, सोशल ऑडिटिंग है, ये सारी चीज़ें बार-बार पूछी जा रही हैं, तो आप वो याद करके चले जाओ, जो 2 नंबर में कभी अगर पूछ भी लिया मान लो गलती से, तो वो उसके लिए आप बाकी 18 नंबर को है ना दान मत करके आओ। फिर टेक्निक्स देखो आप एक-एक करके हम लोग ये टेक्निक्स देखेंगे, क्या-क्या टेक्निक्स हैं, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कॉमन साइज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ 7 मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो उसमें एक-एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ऐसी सिचुएशन है ये जहाँ पर कंपनी, मान लो कि कंपनी ने ₹100 लगाए, है ना? और कंपनी ने ₹100 कमा लिए, है ना? जितना प्रोडक्शन किया उतने उसने पैसे बना लिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है ना? नो लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो प्रॉफिट। तो ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लेवल ऑफ सेल। ये सेल का वो लेवल है, और प्रोडक्ट्स वेयर ऑल कॉस्ट आर मेट बाय सेल्स प्राइस, मीनिंग नो प्रॉफिट एंड लॉस एट दिस पॉइंट, है ना? जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बराबर हो जाती है आपकी सेल्स की कॉस्ट के, तो आप नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में पहुंच जाते हो, और वो हो जाता है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। एवरी यूनिट सोल्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट इज प्रॉफिटेबल। इसके बाद में जो भी आप, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद में जो भी आप सेल करोगे वो प्रॉफिटेबल होगी, और इसके नीचे अगर आपकी सेल जाएगी तो वो लॉस मेकिंग हो जाएगा, क्योंकि हम नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। फिर कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट में देखो फिक्स कॉस्ट होती है एक तो, और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट तो क्या हो गया, जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्वांटम ऑफ सेल्स से और प्रोडक्शन से, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो किसी आप ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने कोई एक बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, अब वो रेंट आपको देना ही देना है किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे आप लॉस मेकिंग हो, वो रेंट आपको देना ही देना है। तो ये फिक्स कॉस्ट है जो बिजनेस की है, मीनिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ सेल्स, है ना? लेवल ऑफ सेल्स मान लो, या आपका प्रॉफिट मान लो, या आपका लॉस मान लो। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, जैसे बिजली बिल है, बिजली बिल तो वेरी करेगा, जैसे जैसे जो
कॉस्ट होगी, आपकी जो सेल्स होंगी, प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा तो आपका बिजली बिल ज़्यादा आएगा, पर फैक्ट्री का रेंट तो जितना देना है उतना ही देना है, इसलिए ये फिक्स कॉस्ट हो जाती है। फिर वेरिएबल कॉस्ट में देखो, कॉस्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। अब रॉ मटेरियल आपने किसी चीज़ का एक, आप सीमेंट के कट्टे मंगवा रहे हो, आपने 1 कट्टा मंगवाया या आपने 10 कट्टे मंगवाए, वहीं आप 1000 कट्टे या 10,000 कट्टे मंगवाते हो, 10,000 बैग्स मंगवाते हो सीमेंट के। तो ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ये 10 पे चेंज होगी और 10,000 पे चेंज हो जाएगी। तो कॉस्ट व्हिच कीप ऑन चेंजिंग विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, है ना? एग्जांपल इसमें रॉ मटेरियल। फिर ये देखो जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये उसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो याद करो, चाहो तो मत याद करो। एग्जाम में ये इतना लिख कर के आओगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला लिख दोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाने वाला है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? देखो, फिक्स कॉस्ट जो हमने ये देखी कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, फिर आपका जो सेल प्राइस परसेंट है और वेरिएबल जो चेंज है या वेरिएबल जो कॉस्ट है वो, ठीक है। फिर देखो रेशियो एनालिसिस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। ये तो रेशियो की डेफिनेशन होगी। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड हम कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो होगा, बैलेंस शीट रेशियो होगा, इंटर स्टेटमेंट रेशियो होगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी भी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम बनाएंगे, लिक्विडिटी रेशियो बनाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बनाएंगे, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो और मार्केट टेस्ट रेशियो बनाएंगे। इसमें कुछ कुछ फार्मूलाज आएंगे, उनको आप एक दो बार देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगे और उसके बेसिस पर ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर्मूला के लिए, डायरेक्ट ऐसे पूछा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूलाज बताइए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दीज रेशियोज इंडिकेट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, है ना? आपकी क्या प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हो सकती है आगे फ्यूचर में, तो वो रेशियो आपको बताएगा। ये दो तरीके के हो सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल हो सकता है ये। तो अब देखो, बेस्ड ऑन सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आ गया, नेट सेल्स नीचे आ गया, इनटू 100 बेसिक परसेंटेज अगर आपको आता है, आपने पढ़ा है वहां पर प्री के टाइम पे, तो आप ये इजीली याद कर पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आ जाएगा ऊपर और नेट सेल्स आ जाएगी नीचे, इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। और नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसमें नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा और नेट सेल्स नीचे आ जाएगी, इनटू 100 कर देंगे, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया ऑन द बेस ऑफ सेल्स। अब देखो सेल्स के बेसिस पे है, तो जितने भी हैं आप देख लो, सबके डिनोमिनेटर में नेट सेल्स है ना? अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे 2 नंबर में पूछा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा का ऐसा ऊपर लिख देना और नेट सेल्स आपको लिख देनी नीचे, इनटू 100 कर देना है। ये सारे वैसे के वैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को न्यूमरेटर में लिख देना है, एडमिन एक्सपेंसेस है तो एडमिन एक्सपेंसेस को ऊपर लिख देना है, ठीक है। फिर देखो कुछ और जो दूसरे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। आपने जो पहले बात की वो तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें देखो जहां पर भी आप न्यूमरेटर देख रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो टोटल कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है, तो ये सारी चीजें इसमें, उसमें नेट सेल्स आ रहा था, इसमें कैपिटल आ जाएगा, जो भी कैपिटल आपने लगाया है। तो इसमें देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किसका होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होगा, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पीबीआईटी क्या होता है? पीबीआईटी देखो यहाँ पर ऊपर इकोनॉमिकल डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म्स लिखी हुई है। पीबीआईटी है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया है और टैक्स नहीं पे किया है, उससे पहले जो आपका प्रॉफिट है वो पीबीआईटी है, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हो गया। फिर रिटर्न ऑन ओनर्स कैपिटल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओनर्स कैपिटल इनटू 100 हो जाएगा। फिर ये कुछ एक आधा फॉर्मूला तो आपको याद करना भी पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी जो है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको अपना जो धन हम लौटा देंगे, उसके वो डिविडेंड क्या है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप ये निकाल तो सकते हो, पर ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे इसको तो याद ही कर लो। फिर देखिए रेशियो एनालिसिस की बात करें तो ये शायद क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मैं प्रीवियस ईयर एक बार वापस चेक करूंगा, पर करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा हुआ है। तो रेशियो एनालिसिस में लिक्विडिटी रेशियो देखें, तो लिक्विडिटी रेशियो इज यूज्ड टू एग्जामिन शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, है ना। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में मतलब मानो कि विद इन 1 ईयर, है ना। तो करंट रेशियो इसमें आएगा। तो करंट रेशियो क्या है, इट इंडिकेट्स रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ लाइबिलिटीज अराइजिंग विद इन 1 ईयर। एक साल में जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज आने वाली है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं है, ये आपको करंट रेशियो बता देगा। इसका जो आइडियल रेशियो होता है, करंट रेशियो जो आइडियल है वो 2:1 होता है। तो करंट रेशियो की बात करो तो देखो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, सीधी सिंपल सिंपल सी बात है, यही आपको बता देगा क्या आइडियल जो आपका रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं है। फिर एक क्विक रेशो या एसेट टेस्ट, आप इसको थोड़ा सा याद रखना। मुझे पर्सनली ऐसे इंट्यूशन है कि ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं।
एसिड टेस्ट के नाम से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो इजी है, पर है कुछ अलग नाम इसलिए। इफ लायबिलिटीज अराइज विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, देन कैपेसिटी ऑफ देयर रीपेमेंट कैन बी एग्जामिन्ड बाय दिस रेशियो। अगर कोई बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड में है ना, ये तो अपन ने 1 ईयर, विद इन 1 ईयर की बात की, पर वेरी शॉर्ट पीरियड में कोई आ जाए तो वो कैपेसिटी ऑफ देयर रीपेमेंट कैन बी एग्जामिन्ड बाय दिस रेशियो। और ये क्या है, आइडियल, इसका जो आइडियल रेशियो होगा वो 1:1 होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसका आइडियल रेशियो 1:1 मान लिया। क्विक रेशियो में देखो तो क्विक एसेट अपॉन, इसका जो फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। अब क्विक एसेट क्या है, क्विक एसेट देखो करंट एसेट जो आपके पास है माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने पहले से, और जो स्टॉक है उसको माइनस कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा क्या, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स मतलब जो आपके लिए ज्यादा लिक्विड एसेट्स होंगे, जो आपके लिए तुरंत पैसा बना सकते हैं, ऐसे क्विक एसेट्स है। ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस में ही एक्टिविटी रेशियो आता है। अब ये एक्टिविटी रेशियो में भी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। ये इट इज कैलकुलेटेड टू एग्जामिन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट को एग्जामिन करने के लिए एक्टिविटी रेशियो होता है। इन दीज रेशियोज एसेट्स एक्सेट्रा कंपेयर्ड विद टर्नओवर, है ना, सब में कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, टर्नओवर से कंपेयर करेंगे। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो देख लो आप, तो टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, ये इसी शब्द में ही सब कुछ मिल जा रहा है आपको, कि ये टर्नओवर है और फिक्स्ड एसेट है, तो टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगा, ये रेशियो निकल जाएगा। करंट एसेट और टर्नओवर रेशियो है, तो टर्नओवर अपॉन करंट एसेट्स है, तो ये रेशियो निकल जाएगा। फिर डेटर टर्नओवर रेशियो है, तो इसमें क्रेडिट सेल्स जो होगी अपॉन एवरेज नंबर ऑफ डेटर्स आपके क्या है, उससे निकल जाएगा। फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है, तो क्रेडिट परचेजेस आपकी क्या है और एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मुलेज हैं जो थोड़ी सी, चाहे इसको ट्रिक कह लो चाहे इसको कंसेप्ट कह लो, पर वैसे याद होते हैं तो वैसे, और बाकी आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आगे रेशियो एनालिसिस में है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसमें डेट इक्विटी, हाँ ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, बस इतना ही क्वेश्चन था 1 नंबर में। और डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट इक्विटी रेशियो। तो यही लिख के आना था आपको, 1 नंबर मिल रहा था। फिर प्रॉपर्टी रेशियो में देखो तो फिक्स एसेट्स अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला है। फिर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो पीबीआईटी है अपॉन इंटरेस्ट है। फिर डेट सर्विस कवरेज रेशियो पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट प्लस ईएमआई है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आई डोंट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू मेक दिस अंडरस्टैंड, तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, और आपके पास में भी कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं मार्केट टेस्ट रेशियो क्या है। इसमें देखो अर्निंग पर शेयर ईपीएस रेशियो निकालेंगे हम लोग, और डिविडेंड पर शेयर डीपीएस रेशियो निकालेंगे। तो अर्निंग पर शेयर रेशियो क्या है, ईपीएस रेशियो, पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो, माइनस प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड है। अपन जब वो चेक करेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो हम लोग शेयर होल्डर्स के बारे में बेसिक थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लेना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होगा या उनका जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग माइनस करेंगे, अपॉन करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो ये अर्निंग पर शेयर रेशो आ जाएगा हमारे पास। फिर डिविडेंड पर शेयर रेशो, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी डिविडेंड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर या डीपीएस रेशो। फिर प्राइस अर्निंग या पीई रेशियो इसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। पीई रेशियो क्या होता है, इसमें ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर है, उसको अपन लोग डिवाइड करेंगे मार्केट प्राइस अर्निंग से, मार्केट प्राइस पे जो अर्निंग हो रही है उससे इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो प्राइस अर्निंग या पीई रेशियो हमारे पास आ जाएगा। फिर ट्रेंड एनालिसिस देखो, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, दिस एनालिसिस इंडिकेट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस आपको पता होगा, हमने तो यहाँ पर है ना ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम यूट्यूब चैनल पे हमने आरएएस प्री के लिए जो पहले है उसके लिए कुछ करंट अफेयर्स और कुछ वो कवर किया था। तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस करते हैं उसको बेसिक हम लोग नाम दे देते हैं ट्रेंड एनालिसिस। तो उससे आप समझ सकते हो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड हमको देखना है अगर, तो आप चीजों का एनालिसिस कैसे जो करोगे उसको ट्रेंड एनालिसिस नाम दिया जाएगा, कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे। 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 12 क्वेश्चन इस बार आए हैं, और 14 क्वेश्चन उससे भी पिछली बार आए थे। तो ऐसे हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो इट इज अ ग्राफिकल एनालिसिस एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर डेटा ऑफ मल्टीपल ईयर्स अलग अलग सालों का डेटा हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डाटा ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन 10 ईयर्स, तो ये जो एनालिसिस करेंगे इसको ट्रेंड एनालिसिस का नाम देंगे। फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, और इट इज यूज्ड टू कंपेयर डाटा ऑफ मोर देन वन कंपनी या डाटा ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो इसको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। क्योंकि हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की तो हमने ये बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए ये तो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कि हमको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या फिर और सारी चीजें हमको बताती है, पर हमको जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ में क्या अपना हिसाब किताब है, या क्या वो कंपैरेटिव कंपटीशन के लेवल पर क्या है, तो ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बताता है। क्योंकि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये चीजें हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो कॉमन साइज में क्या है, ये वर्टिकल टाइप ऑफ एनालिसिस है, वर्टिकल एनालिसिस है और इट इज यूज्ड टू कंपेयर डाटा ऑफ 1 ईयर फॉर वन कंपनी। एनी डाटा फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड एज बेस, किसी को भी एक बेस ईयर मान लेंगे या बेस डाटा मान लेंगे और ऑल जो रिमेनिंग फिगर्स हैं उनको प्रेजेंट उसके परसेंटेज फिगर के तौर पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखो परचेजेस और वेजेस में आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो सेल अमाउंट है इसको हमने 100% या बेस मान लिया है। फिर हम लोग परचेजेस में देखें तो 3 लाख का जो अमाउंट है वो 6 लाख के अमाउंट के 50% है, तो ये परसेंटेज में हमने इसको दर्शा दिया। फिर वेजेस भी 3 लाख दी है तो 3 लाख क्या है 50%, तो इसको भी हमने इसके कंपैरिजन में हमने इसको दर्शा दिया, जो हमने बेस माना है उसके कंपैरिजन में। तो ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो एनालिसिस में कैश देखो इज एन इंपॉर्टेंट एसेट फॉर बिजनेस, देयरफॉर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल एंड डिटेल्ड एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कैश फ्लो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें कैश फ्लो 3 सोर्सेज होते हैं, एक तो ऑपरेशन एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है और एक फाइनेंसिंग होती है। जो कैश हमारे पास आता है उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं और जो जाता है उसको कैश आउटफ्लो बोला जाता है। फिर फंड फ्लो एनालिसिस में देखो इट इज प्रिपेयर्ड टू कवर कैश एज वेल एज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जो हमने इससे पहले कैश फ्लो एनालिसिस है इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को नहीं देखा जाएगा, पर फंड फ्लो एनालिसिस में कैश और नॉन कैश दोनों को देखा जाएगा, बिकॉज कैश फ्लो एनालिसिस ओनली कैश ट्रांजैक्शन। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एनालाइज चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब अपन लोग कैश फ्लो एनालिसिस देख रहे हैं तो उसमें एसेट और लायबिलिटी की कोई बात नहीं हो रही है, उसमें सिर्फ कैश की बात हो रही है। पर यहाँ पर क्या एनालाइज कर रहे हैं, एसेट और लायबिलिटी को भी एनालाइज कर रहे हैं बिटवीन टू बैलेंस शीट्स, शीट डेट्स है ना, कोई दो पर्टिकुलर डेट देख लेंगे, जैसे कि आप एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो उसमें हम लोग दोनों को एनालाइज कर लेंगे और हमको जो फंड फ्लो एनालिसिस से ये सारी चीजें पता चल जाएगी। फिर टॉपिक आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग या ऑडिटिंग। अब देखो कुछ टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो कि हम लोग एक बार सिलेबस देखते हैं, जो कि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में सेम सेम से हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑडिटिंग दिया हुआ है ना, और नीचे अकाउंटिंग दिया हुआ है और नीचे यही चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑडिटिंग भी दी हुई है जो, और सोशल ऑडिटिंग भी दी हुई है। तो सेम अपन को बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग की जगह ऑडिटिंग लिख देना, ऑडिटिंग की जगह अकाउंटिंग लिख देना। तो हम लोग पढ़ेंगे जो वो कंपैरेटिवली एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगी उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना देंगे, है ना, अलग अलग हम लोग सेंटर्स बना देंगे और हर एक सेंटर को कुछ चार, मतलब चार मान लो सेंटर बना दिए और हर एक सेंटर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, कोई पर्टिकुलर काम दे दिया कि आपको ये काम परफॉर्म करना है। तो इसको हम लोग इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बोल देंगे और ये जो मेथड होगा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग दे देंगे, कह देंगे। तो देखो द मेथड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड टू अचीव दीज टारगेट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप इज फिक्स। इन सब की हम लोग पर्सनल कोई वो फिक्स कर देंगे अकाउंटेबिलिटी, या कोई टारगेट्स फिक्स कर देंगे कि मान लो अपन ने फिक्स कर दिया कि इसको इसको 5 लाख का टारगेट दे दिया, इसको 3 लाख का टारगेट दे दिया, चाहे सेल्स का टारगेट हो, चाहे आपके पास में इतना ही पैसा है इसको खर्च करने का टारगेट हो, तो ये सारे टारगेट्स हम लोग एक एक को दे देंगे। और जब ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे या फिर जो एंड ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा उसके बाद में आपस में कंपेयर कर लेंगे कि इसका वो टारगेट सही बैठा है, अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके बाद में हम लोग रेमेडियल मेजर्स या जो भी प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से ये नहीं हो पाया है तो उसको देखेंगे। तो एक बार इसकी स्टेटमेंट हम लोग वापस से रीड आउट करते हैं, क्या इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है इज अ मेथड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड टू अचीव दीज टारगेट्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स इज फिक्स्ड एंड आफ्टर अ पीरियड दीज टारगेट्स आर कंपेयर्ड विद एक्चुअल रिजल्ट्स और रेमेडियल मेजर्स आर टेकन इन केस ऑफ डिविएशन। कोई डिविएशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रेमेडियल मेजर्स लेंगे। फिर देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, है ना, मेनली 4 टाइप्स हैं, कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है और रेवेन्यू सेंटर है। ये 4 प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जनरली होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्या है, तो ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। 4 आपने सेंटर्स बना दिए, चारों को अलग अलग टारगेट दे दिए, चारों अकाउंटेबल होंगे। फिर फैसिलिटेट करता है ये क्या, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। चारों ग्रुप में 3-3 4-4 लोग हैं और सबकी आप एक 20 जनों की एक साथ करो और ग्रुप्स की करो तो आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये मदद करता है, एड करता है ये डिसीजन मेकिंग में, और एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, है ना, कंट्रोल भी अच्छे तरीके से बनाए रखता है। तो अब देखो ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख दिए हैं ये तो वैसे कॉमा कॉमा करके ये एक मेथड है कि आपके पास मान लो 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आया है और आपके पास में लाइन बची है 1 और आपको ऑब्जेक्टिव याद आ रहे हैं 4, तो कॉमा 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 करके लिखना है। अगर मान लो लाइन बची है 4 और ऑब्जेक्टिव याद आ रहे हैं 4, तो आपको एक लाइन में एक ऑब्जेक्टिव लिखना है ना। तो इस केस में क्या है कि ये अपन ने एक ही लाइन में जो लिख दिया है इसको आप कैसे 4 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिक आपकी इंग्लिश इज एम आर द वॉज वर वगैरह लगा करके इंप्रूविंग अकाउंटेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एडिंग डिसीजन मेकिंग एंड एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, ये बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप लिख पाओगे।
फिर देखें कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्या, तो लिमिटेशंस में पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन गोल्स ऑफ डिफरेंट जो गोल्स हैं। मान लो किसी को कुछ और काम दे दिया और किसी को कुछ और काम दे दिया, फिर आप उसको कंपेयर कर रहे हो, तो ये तो कंपैरिजन ठीक नहीं हुआ, तो ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। फिर डिफिकल्टी इन एक्यूरेटली एलोकेटिंग कॉस्ट, एक्यूरेटली जो आप कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हो, क्या किसी भी बेस के साथ में कंपेयर करके फिर कर रहे हो, या फिर ऐसी मनमर्जी से कर दे रहे हो, तो ये डिफिकल्टी आ सकती है कि आपने जो कॉस्ट एलोकेट की है क्या वो एक्यूरेट हुई है कि नहीं है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स फोकसिंग सोनली ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स एंड रादर देन लॉन्ग टर्म रिजल्ट। अब ये जो 4 आपने रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स बनाए हैं, इस रिस्पांसिबिलिटी सेंटर को हर एक को मान लो एक मैनेजर हेड बना दिया आपने सबका, तो वो मैनेजर हेड अभी तो सोचेगा कि मेरा मेरा टारगेट कैसे पूरा हो, पर वो लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना कम कर देगा। तो ये बेसिक इसकी लिमिटेशंस हैं। फिर इसके बाद में देखो सोशल अकाउंटिंग या सोशल ऑडिटिंग क्या हो सकता है। तो फिर हम बात करते हैं सोशल अकाउंटिंग या सोशल ऑडिटिंग की। तो सोशल अकाउंटिंग देखो तो एक इसको देखने से पहले एक कंसेप्ट आप देखो कि सोशल कॉस्ट ऑफ अ बिज़नेस। सोशल कॉस्ट ऑफ अ बिज़नेस क्या होगी कि मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक फैक्ट्री मान लो, यहाँ पर देखते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है। अब ये जहाँ पर बसी हुई है, ये इसके पास में नदी जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। ये ऊपर पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है ना? ये बादल बना रहा हूँ, लग नहीं रहे होंगे बादल जैसे पर। तो अब ये जो फैक्ट्री है, ये वाटर को भी पॉल्यूट कर रही है, ये जो एयर को भी पॉल्यूट कर रही है, ये पेड़ों को भी नुकसान पहुँचा रही है और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रही है या एक्सप्लॉइटेशन कर रही है एनवायरनमेंट का, या नेचुरल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रही है, कोयला यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, इनको बोलेंगे अपन सोशल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस। अब ये सोशल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस, क्या ये जो कंपनी है, ये जब अपना प्रॉफ़िट बना रही है, तो क्या ये सोशल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस को पे कर रही है? तो अब देखो सोशल अकाउंटिंग यही कहती है कि आपको ये जो आप नुकसान पहुँचा रहे हो ना, इसको बराबर करना है किसके, आपके प्रॉफ़िट, और इसके साथ में आपको इसको भी देखते हुए चलना है। जो सोशल चीज़ें हैं, जो सोसाइटी से रिलेटेड है, आपको उसको साथ में लेते हुए चलना है। तो सोशल अकाउंटिंग देखते हैं एक-एक करके कि क्या कांसेप्ट है ये। इसमें देखो इन ट्रेडिशनल थ्योरी आपको पता है कि पहले जो बिज़नेसेस थे, है ना? आज के टाइम पर ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो चुका है, पर पहले जो बिज़नेसेस थे उनका बेसिक काम था क्या? मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? पर आज जो मॉडर्न थ्योरी है वो कह रही है प्रॉफिट के साथ-साथ आपको करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर। हमने सीएसआर पढ़ा था, तो सीएसआर में यही तो बात है कि आप सर नुकसान पहुँचा रहे हो, तो आपकी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि आप जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। ये ऐसे केस में आपको सर 2% पैसा देना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब आपको गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देना है, आपको सीएसआर एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी। तो इन सिमिलर वेज़ हम लोग देखते हैं द ट्रेडिशनल थ्योरीज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाज कंसिडर्ड एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट इन मॉडर्न थ्योरीज प्रॉफिट अलोंग विद सोशल वेलफेयर इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट। और मीनिंग बिजनेस शुड अलाइन देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपको प्रॉफिट बनाना है, वो आपको अलाइन करना है किसके साथ? सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ में, इन सच अ मैनर जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ बोथ कैन बी डन, है ना? सोसाइटी भी प्रिवेंट कर सके, सब कुछ सस्टेनेबल रह सके और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी आपका अटेन हो जाए। फिर बात करेंगे तो जो बिज़नेसेस हैं, द बिज़नेसेस डैमेज द सोसाइटी इन मेनी वेज़ लाइक पॉल्यूशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। और ये जो पॉल्यूशन है, ये एक्सप्लॉइटेशन है या ये डैमेज जो सोसाइटी का है, इसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस, ठीक है? ये याद रखना, 2 नंबर में अगर पूछ ले, तो आपको याद रहना चाहिए। देयरफॉर द बिज़नेस मस्ट परफॉर्म सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर सोसाइटी व्हिच इज़ नोन एज़ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। ये यही इसी को तो हमने सीएसआर बोल दिया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी या कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी। फिर सोशल अकाउंटिंग की बात करें, इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग सोशल कॉस्ट ऑफ बिज़नेस विद देयर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़, है ना? उसको सोशल कॉस्ट का जो बिज़नेस का जो सोशल कॉस्ट है, उसको एनालाइज़ करेंगे अपन सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के साथ में, और इसको नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हम बोलते हैं। सोशल अकाउंटिंग या सोशल ऑडिटिंग। अब जितनी भी सारी सोशल ऑडिटिंग के बारे में चीज़ें आएँगी, तो वही सारी चीज़ें हम लोग सोशल ऑडिटिंग में भी लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स की बात करो, तो ये एनहांस करता है क्या? ट्रांसपेरेंसी बिटवीन by providing stakeholders with clear information कि हमारी सोशल कॉस्ट है क्या। फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी फॉर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बिजनेस है ना, सोशल इम्पैक्ट के बारे में, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, इसके बारे में भी विचार करता है। फिर प्रमोट करता है ये क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस। ये एनहांस करता है रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर लिमिटेशन देखो तो सोशल इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, क्या किसी पेड़ को कितना नुकसान हुआ है, ये कोई मॉनेटरी टर्म्स में बता सकता है क्या? कि पॉल्यूशन हुआ है तो ₹5 का पॉल्यूशन हुआ है या ₹10 का पॉल्यूशन हुआ है, तो ये बताना मुश्किल है। तो ये डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना और मेजर करना। और नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क, इसके लिए जो कोई भी ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क भी नहीं है। और कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट सेलेक्टिवली, ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट करने में भी सेलेक्टिव चीज़ें का इस्तेमाल कर सकती है, क्लियर रिपोर्टिंग ना दे करके। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फिर बात करें ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? देखो लेखा परीक्षण है ना, लेखा परीक्षण ऑडिटिंग को कहते हैं हिंदी में। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट या अनबायस्ड एग्जामिनेशन है।
इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड है ना, कीवर्ड्स को ध्यान रखना। अनबायस्ड एग्जामिनेशन अंडर विच अ प्रोफेशनल एग्जामिन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या थी? पोजीशन ऑफ जो कंपनी है ना, अपन ने जो देखा, जो प्रॉफिट और लॉस हमको बता रही है या फाइनल जो अकाउंट्स हैं वो उनको एनालाइज करने का काम कर रहा है कोई इंडिपेंडेंटली और अनबायस्ड तरीके से। एंड अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सप्रेसेस ओपिनियन, उससे जो अपना ओपिनियन है वो दे रहा है ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू आफ्टर द एग्जामिनेशन, इन विच ही ओपिन्स दैट वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू, फेयर और नॉट। जो आपने देखो, ऑडिट मतलब ऑडिट जो करेगा उसको हम ऑडिटर कहेंगे, है ना, ऑडिटर कहेंगे। अब ऑडिटर कौन है? ये एक प्रोफेशनल है जो एग्जामिन करेगा आपकी क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा क्यों, और करके क्या बताएगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपने जितनी भी डिटेल्स इसमें बताई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो सही है या क्या वो गलत है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा? ऑडिटर बताएगा। और ये सारी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑडिटिंग कहेंगे। तो एक बार इसको वापस से रीड आउट कर लेते हैं सो दैट अपन को जो लिखना है वो ज्यादा जरूरी है। अपने जो समझा है वो तो ठीक है। तो देखते हैं, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एग्जामिनेशन अंडर विच अ प्रोफेशनल एग्जामिन्स, है ना, प्रोफेशनल कौन है? ऑडिटर है। प्रोफेशनल एग्जामिन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एक्सप्रेसेस ओपिनियंस थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट, है ना, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में क्या करेगा? ये ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा आफ्टर द एग्जामिनेशन, इन विच ही ओपिन्स दैट वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ट्रू, या मतलब फेयर या फिर नहीं है, फेयर है ना, ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं ऑडिटिंग के? इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड एग्जामिनेशन कराना, मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना, फ्रॉड्स को फाइंड आउट करना, एम्बेजलमेंट्स को फाइंड आउट करना, टू इंश्योर कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, स्टॉप एरर्स इन फ्यूचर, टू फाइंड वीक एरियाज ऑफ बिजनेस एंड टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, है ना, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे कैसे देख लेना आप। फिर लिमिटेशन ऑफ ऑडिट भी है क्या कुछ? तो एरर में भी अनचेक्ड, है ना, ऑडिट इज, क्योंकि आज देखो सैंपल बेसिस पे ऑडिट्स होती है। मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ कंपनी, हम लोग आपने नाम सुना होगा क्रेमिका नाम से, है ना, क्रेमिका नाम से ये सॉसेस और बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो मैं हम लोग वहाँ पर ऑडिट करने गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग को जैसे टोमेटो के केचप है ना, टोमेटो केचप का कुछ स्टॉक ऑडिट लेना था। अब वो स्टॉक ऑडिट में हम लोग एक एरिया देख रहे हैं। अब ये एरिया में, ये वेयरहाउस में ऐसे बहुत बड़े-बड़े सेक्शंस बने हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं, यहाँ से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं और यहाँ से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं। तो क्या श्योरिटी है कि ये जो सैंपल्स लिए हैं, ये पूरे इसका डाटा दे देंगे? ये हम लोग अज़्यूम करते हैं कि डाटा दे देंगे, पर ऐसी श्योरिटी नहीं है। तो एरर हमेशा अनचेक्ड रह सकता है। फिर ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रहेगी ही। इंटीग्रिटी ऑफ ऑडिटर में भी इन्फ्लुएंस, क्या पता, जैसे हम कहीं पर भी जाते थे, तो वहाँ पर हमको कुछ ना कुछ कंपनीज़ ऐसा देती थी, तो वो ताकि ऑडिटर की इंटीग्रिटी इन्फ्लुएंस हो। तो ऐसा जिस जो भी ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में है उन सबको पता होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड माइट बी इनकम्प्लीट या मैनिपुलेटेड, ऐसी सारी चीज़ें मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं या इनकम्प्लीट भी हो सकती हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो हमने देखा, जो ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है वो अपना ओपिनियन जिसमें एक्सप्रेस कर रहा है, उस माध्यम को क्या बोलेंगे? ऑडिट, है ना। ऑडिट रिपोर्ट इज मीडियम बाय विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। जनरली द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सबमिटेड टू अपॉइंटिंग ऑडिटर। क्या होगा? ये एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, ये ऑडिटर को फ़ोन करेगी कि साहब आप आओ और हमारी कंपनी की ऑडिट कर लो, हमारी कंपनी की या दूसरी कंपनी की, वो हम लोग आगे बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो ये ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा उसको हम ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे, और ये ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करेगा? वापस जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, जिसने उसको अपॉइंट किया है, उसी को सबमिट कर देगा। फिर इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, क्लीन रिपोर्ट हो सकती है, मतलब सब कुछ ट्रू है, सब कुछ फेयर है। एडवर्स रिपोर्ट हो सकती है, जब वो बताए कि कुछ मिस्टेक्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फेयर या ट्रू नहीं है। डिस्क्लेमर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, इफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर नॉट प्रेजेंटेड। और क्वालिफाइड रिपोर्ट्स हो सकती है जिसमें कुछ एरर्स है, जैसे ह्यूमन एरर्स वगैरह, ये सारे हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑडिटर हो सकता है, जो कि हमने बात की एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हो सकता है। तो एक एक करके ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में तो देखो, फाइनल ऑडिट होगी, इंटरिम ऑडिट होगी, ये इंटरिम नहीं है, इंटरिम ऑडिट है, और ये कॉन्करेंट ऑडिट होगी। थोड़ी-थोड़ी इसमें कहीं-कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गई हैं, तो वो मैं बाद में करेक्ट कर दूँगा, आई होप। बिना स्पेलिंग मिस्टेक्स के तो पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन एरर के, क्योंकि हमने अभी बात की, ह्यूमन एरर के चांसेस तो रहते ही हैं। फिर फाइनल ऑडिट की बात करें तो फाइनल ऑडिट क्या है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में कहीं पर दिसंबर तक है फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पर जैसे यूएसए में दिसंबर तक है, तो वहाँ पर ऐसा चलता है। कहीं पर इंडिया में मार्च तक है, तो मार्च एंडिंग में बनेगी। फिर इंटरिम ऑडिट जो होगी वो ऑडिट बिटवीन टू फाइनल ऑडिट्स, ये फाइनल ऑडिट है, दो फाइनल ऑडिट के बीच में कुछ इंटरिम ऑडिट्स हो जाएंगी। फिर कॉन्करेंट ऑडिट क्या होगी? ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, ये आप अच्छे से याद रखना, 2 नंबर में ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि बैंक है ना, बैंक में फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर ऑडिट चलती रहती है, रोज उनका ऑडिट ही चलता रहता है।
फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बात करो तो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा और इंटरनल ऑडिटर होगा। एक्सटर्नल कौन होगा? देखो इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोलते हैं। तो ये जो वैधानिक ऑडिट है इस ये क्या होगी? परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट अनबायस्ड आउटसाइड प्रोफेशनल, है ना? एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड हो गया, तो ये बाहर से कोई आदमी आएगा जो ऑडिटर होगा, वो आकर के आपकी चीजें चेक करेगा इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड तरीके से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ट्रूनेस और फेयरनेस मेंटेन रहे। जनरली मैंडेटेड होती है ये अंडर लॉ। और जैसे एग्जांपल इन इंडिया ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, है ना? कंपनीज एक्ट में ऑडिट आपको करवानी पड़ती है और शेयर करनी होती है रिपोर्ट किसको? ओनर को और स्टेक होल्डर्स को। जैसे अगर कोई शेयर मार्केट का वो करता हो, काम करता हो, तो आप उससे पूछना, या फिर अगर आप खुद भी करते हो तो आपके पास में ना ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं रेगुलरली मेल पे, चाहे आपने किसी कंपनी का एक शेयर ही क्यों ना खरीद रखा हो, आपको ऑडिट रिपोर्ट्स मिलती रहती है रेगुलरली। फिर इंटरनल ऑडिट क्या है? ये कैन बी परफॉर्म बाय एम्प्लॉय, और कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जो हायर अथॉरिटी अपॉइंट कर देगी किसी एम्प्लॉय को और वो कहेगी कि आप ये इंटरनल ऑडिट कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? चेक कंप्लायंस ऑफ इंटरनल रूल्स और पॉलिसीज, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल भी कुछ रूल्स होंगे। ये जैसे एक्सटर्नल ऑडिट है तो ये तो कंपनीज एक्ट में दी हुई है, तो इसके हिसाब से चेक करेगी। पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो 10,000 20,000 लोग काम करते हैं, तो उनके इंटरनल भी कुछ रूल्स और कुछ पॉलिसीज होंगी, तो उसको चेक, उसके कंप्लायंसेस के लिए इंटरनल ऑडिट होती है। फिर रिपोर्ट सबमिट होती है किसको? मैनेजर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, है ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट सबमिट होगी। जनरली ये वॉलंटरी होती है, जरूरी नहीं है ऐसा करवाना, कंपनी चाहे तो करवाए और ना चाहे तो ना करवाए। वॉलंटरी होती है। तो एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको ये ऑडिट करवानी ही करवानी है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस देखो तो लीगल ऑडिट, ये सब आप बेसिक समझ ही जाओगे। लीगल ऑडिट हो सकती है कि आप चेक करो कि कुछ लीगल या इलीगल तो नहीं है। एनर्जी ऑडिट हो सकती है, चेक करने के लिए एनर्जी कंप्लायंसेस। मैनेजमेंट ऑडिट हो सकती है, प्रोप्राइटरी ऑडिट हो सकती है, सोशल ऑडिट या और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑडिट भी हो सकती है। सॉरी, सोशल ऑडिट की बात करें तो हमने पहले ही जो बात की थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटीज, है ना? सोशल रिस्पांसिबिलिटीज जो सोशल कॉस्ट ऑफ बिजनेस की हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग है। फिर ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा? मेजर करेंगे सोशल इंपैक्ट को, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, फॉस्टरिंग स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। जबकि इसके लिमिटेशंस क्या होंगे? कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है नहीं, पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन ये हमेशा रहेगा ही, और बायस्ड इन रिपोर्टिंग ये भी हमेशा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये सोशल ऑडिट के बारे में। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट और या फिर एफिशिएंसी ऑडिट क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है। परफॉर्मेंस ऑडिट को एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट ईसीपीए भी बोलते हैं, और वैल्यू फॉर मनी वीएफएम ऑडिट भी बोलते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मान लो आप अपन गवर्नमेंट में इतनी सारी स्कीम्स पढ़ रहे हैं, है ना? मान लो, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है या एक्ट है, उसके तहत स्कीम है। तो ये स्कीम में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी आपके टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये जिस ऑडिट के द्वारा चेक किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑडिट। आप सीधी सीधी भाषा में समझो तो किसी स्कीम का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो जांचने के लिए जो ऑडिट होगी वो परफॉर्मेंस ऑडिट होगी। फिर इट इज एन इंपॉर्टेंट असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच प्रोग्राम और स्कीम्स ऑपरेट्स इकोनॉमिकली, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, 3E याद अगर आपको आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना? 3E नहीं याद आ रहा हो तो एक बार जाकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी के अभी देख लेना। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये असेस करने में मदद करता है, असेसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड एनहांसिंग परफॉर्मेंस। जबकि इसकी लिमिटेशन क्या होगी? डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, है ना? इसमें आप जांच ये तो कर लोगे कि प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, पर अच्छे से हुआ है, क्वालिटी को जांच करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर चैलेंजेस इन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयर करने के लिए थोड़ा ज्यादा टेढ़ा काम हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें, ऐसे कैसे आपके टॉपिक दिए हुए परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप में शॉर्ट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर गवर्नमेंट ऑडिट की बात करो तो गवर्नमेंट ऑडिट पहले आपको पता होगा सीएजी नाम का एक व्यक्ति होता है ना? सिंगली व्यक्ति होता है वैसे, पर आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसको मान सकते हो। तो सीएजी नाम का एक इंसान है, वो जो ऑडिट करता है वो ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट होती है। पर इसके अलावा भी कोई और ऑडिट होती है गवर्नमेंट इसमें विभागों में, तो वो ऑडिट होती हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट जो हमने पहले बात की वो इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। तो देखो गवर्नमेंट सेक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक तो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, पीएसयूज होती है, उसमें इंटरनल ऑडिट होगी, एक्सटर्नल ऑडिट होगी और सीजी ऑडिट होगी। फिर कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, एक तो गवर्नमेंट कंपनीज है और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सटर्नल ऑडिट नहीं होती, इंटरनल ऑडिट होती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक्सटर्नल ऑडिट ही सीएजी करता है। तो एक एक करके देखो, गवर्नमेंट कंपनीज कवर्ड बाय कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, इसमें ये तीन तरह की ऑडिट है, इंटरनल, एक्सटर्नल और सीएजी ऑडिट। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरली टू ऑडिट्स आर परफॉर्म, है ना? जनरली टू ऑडिट्स आर परफॉर्म। इंटरनल ऑडिट होती है परफॉर्म बाय डिपार्टमेंट टीम और ऑडिट टीम एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, है ना? आपको पता होगा जैसे सरकारी एग्जाम में भी भर्तियां आती है, आपने जो आरएस वाली भी आपने वैकेंसी देखी होगी तो उसमें भी कुछ ऑडिट विभाग होगा, उसके लिए कुछ पोस्ट होंगी।
तो वैसे ही है ना, गवर्नमेंट ऐसी भर्तियां निकाल करके एक टीम गठित करती है और वो जो टीम होती है उसका काम ही ऑडिट करना होता है, तो वो इंटरनल ऑडिट करती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। जैसे ये लीव रिलेटेड जो रूल्स हैं या किसी के मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपने जो मेडिकल एक्सपेंसेस वाला राजस्थान में इतनी अच्छी स्कीम चल रही है, कहीं उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, तो ये ऑडिट टीम ऑडिट करेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिट इज टू एग्जामिन कंप्लायंस ऑफ रूल्स, पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट, है ना। फिर आप बात करोगे ऑडिट बाय सीएजी की, तो सीएजी देखो जो ऑडिट करता है उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। और सीएजी जो जस्ट अ सेकंड, है ना, ये पेन को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो सीएजी जो ऑडिट करेगा उसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं, और इट इज नॉट परफॉर्म टू एग्जामिन कंप्लायंसेस ऑफ इंटरनल रूल्स और एरर्स। इसके लिए नहीं होता है। सीएजी जो ऑडिट करेगा वो होता है कि आपके जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑडिट इज टू एग्जामिन वेदर टैक्स पेयर्स मनी इज यूटिलाइज्ड विद फुल एफिशिएंसी एंड इन रैशनल मैनर। तार्किक तरीके से वो यूज की जा रही है कि नहीं जा रही। मीनिंग पब्लिक मनी शुड बी यूज्ड टू इंश्योर मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, है ना। पब्लिक वेलफेयर का काम होना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी या पब्लिक मनी जो है टैक्स पेयर्स मनी है वो नहीं हो। ये देखने के लिए कौन है, जांचने के लिए ऑडिट है सीएजी द्वारा। फिर सीएजी ऑडिट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकती है और रेगुलेटरी ऑडिट हो सकती है। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शेयर्स देयर एक्सपेंडिचर डिटेल्स विद द रीजनल ईजी ऑफिस, है ना। सीएजी एक सेंटर में दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब ये सीएजी के रीजनल ऑफिसेज हैं बहुत सारे। अब उन रीजन्स में जो एजी के ऑडिटर जनरल के ऑफिसेज बने हुए हैं, वो ऑडिटर जनरल के ऑफिस में हर गवर्नमेंट कंपनी अपना डाटा देगी, ठीक है। और वो डाटा को एजी चेक करेगा या सीएजी चेक करेगा, सीएजी चेक कराएगा और सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको, पार्लियामेंट में पेश करेगा, पार्लियामेंट में पेश करेगा। फिर आपको पता हो तो वो तो पॉलिटी का पार्ट है वैसे, पर फिर पीएसी इसको एग्जामिन करेगी, इसका भी एग्जामिनेशन होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा, इसका भी एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो every government department shares their expenditure details with the regional AG office on regular basis and departmental account are reconciled with records maintained by CAG every month end। month end में ये काम होता है। फिर efficiency audit की बात करो तो it is an examination in which we analyze efficiency of a department, है ना, और इन यूटिलाइजिंग एलोकेटेड रिसोर्सेज। एफिशिएंसी ऑडिट में क्या करेंगे, आप मान लो कि किसी डिपार्टमेंट को आपने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, अपन तो कहाँ से देंगे, 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो 100 करोड़ रुपए का जो यूज है वो किस तरीके से किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वो डिपार्टमेंट एक पूरा साल निकल गया और 50 करोड़ रुपए तो उसने यूज ही नहीं किए, तो वो जो फंड था वो लैप्सेबल फंड था कि नॉन लैप्सेबल फंड था। तो ऐसी सारी चीजें किसके द्वारा की जाएगी, एफिशिएंसी ऑडिट के द्वारा, और ये एफिशिएंसी ऑडिट भी सीएजी परफॉर्म करेगा। फिर परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग, ये लास्ट के दो टॉपिक्स और बचते हैं। तो इसमें देखो परफॉर्मेंस बजटिंग होती क्या है, कंबाइंड आउटकम बजट जो है सारी मिनिस्ट्रीज का, है ना, उसको मिला करके परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, है ना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रही है। अब देखो बजट, वैसे आपको क्या लगता है बजट मेकिंग जो प्रोसेस है वो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है कि इतना खतरनाक प्रोसेस हैंडल भी कैसे करती है गवर्नमेंट। तो मैं आपको बताऊं कैसे हैंडल करती है कि ये बजट है ना। अब वैसे तो बजट आजकल तो आईपैड में आता है, तो आईपैड बना लेते हैं। ये बजट है ना, और ये बजट बैठा हुआ है कहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फाइनेंस मिनिस्ट्री से आदेश जाएगा कहाँ पर, सारे डिपार्टमेंट्स में, है ना, सारे डिपार्टमेंट्स में या सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज में। तो ये मान लो इनके पास में से आदेश गया दूसरे डिपार्टमेंट्स में, है ना, ये डिपार्टमेंट में आदेश गया, ये दूसरी मिनिस्ट्रीज में आदेश गया, यहाँ से आदेश गया और इन्होंने कहा कि आपके पिछले साल का पूरा ब्यौरा भेजो और अगले साल आपको क्या चाहिए वो भेजो। इन्होंने रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, मिनिस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, और पहले तो पेपर के थ्रू जाता होगा, अब तो बोल देते होंगे मेल कर दो, तो ये इन्होंने मेल कर दिया, है ना। अब इन्होंने मेल कर दिया तो सभी मिनिस्ट्रीज की ये आईपैड पे, ये छोटी छोटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की सबकी रिपोर्ट आ गई, और ये रिपोर्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो आकर के पार्लियामेंट में बता देगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना सरल प्रोसेस है। मैं कॉम्प्लेक्स तो इन अदर टर्म्स बात कर रहा हूँ, पर ये इतना सरल प्रोसेस है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस आपको इधर से आदेश भेजना और इधर से ये डाटा रिसीव करना है, ठीक है। तो ये अपन बात करें परफॉर्मेंस ऑडिट की, ये तो चलो फालतू की स्टोरी हो गई होगी। पर परफॉर्मेंस बजट की बात करें तो बजट है कौन सा, ये परफॉर्मेंस बजट जो सारी मिनिस्ट्री का कंबाइंड आउटकम बजट है उसको हम लोग परफॉर्मेंस बजट बोलेंगे। इट इज अ बजट जनरली यूज्ड एट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज, है ना, एट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है या फिर मिनिस्ट्री के लेवल पे। इन दिस बजट एलोकेटेड रिसोर्सेज आर कंपेयर्ड विद एक्सपेक्टेड फिजिकल आउटपुट्स, है ना, जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उनको अपन फिजिकल आउटपुट्स के साथ में कंपेयर करेंगे। और ये इन इंडिया एवरी डिपार्टमेंट ऑफ और मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स आउटकम बजट, है ना, आउटकम बजट सब प्रिपेयर करते हैं, और इन दिस दे कंपेयर वर्क परफॉर्म विद एलोकेटेड रिसोर्सेज, जो काम हुए हैं और जो रिसोर्सेज एलोकेटेड थे उनको कंपेयर करेंगे और उनसे जो भी चीजें पता लगानी है वो पता लगाएंगे। द बजट ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन दीज आउटकम बजट्स, है ना। तो ये आउटकम बजट को मिला के परफॉर्मेंस बजट बनेगा और उसी से हम जो फाइनल जो बजट हर साल देखते हैं वो बजट बनाया जाएगा। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग की बात करें तो जीरो बेस्ड बजटिंग का सीधा कंसेप्ट है जीरो से शुरू करना, ठीक है। जीरो से शुरू करना मतलब जब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो आपके पास में मान लो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए बच गए, अब 5 करोड़ रुपए जो बच गए उसको तो रखो साइड में और जीरो से शुरू करो, है ना, बिल्कुल जीरो से शुरू करो। तो ये जीरो बेस्ड बजट का बेसिक कंसेप्ट है। इन दिस टेक्निक एवरी बजट इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो बेस, मीनिंग बजट ऑफ प्रीवियस ईयर हैव नो रिलेशन विद करंट बजट।
इन दिस मेथड रैशनैलिटी ऑफ मनी डिमांडेड फॉर करंट ईयर नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब आपके पास पहले जो पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अभी मान लो 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको ये बताना है कि ये 10 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करोगे। इसका जो तर्क है, इसकी जो रैशनैलिटी है, वो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। और ये बनाया क्यों जाता है? ताकि फिस्कल डिसिप्लिन एक गवर्नमेंट में आ जाए, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट हो जाए। ठीक है? तो ये बेसिक अपन ने देखा जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में है। बहुत ही छोटा और बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, तो मैं तो यही बोलूँगा आपको कि इसको 2-4 बार आप देख करके और रट जाना। अब और तो क्या कह सकते हैं, अब बचे ही दिन 10 हैं, 12 हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद हम लोग लॉ शुरू करते हैं और लॉ भी जल्दी ही फिनिश कर देंगे 3-4 लेक्चर्स में। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।